मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज धरने के 372 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे रूटीन में पहले की तरह धरना लगता है सेम उसी तरह लगा हुआ है और ये बोर्ड वगैरह सेम ये लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको। और हम इस टाइम जंतर मंतर के ऊपर मौजूदा है। आप ये जंतर मंतर का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये जेडीयू दफ्तर का गेट है और ये बाथरूम वगैरह है और सामने पानी की टैंकी है और उधर से जो इन होते हैं वो जगह है। और यहाँ हमारे साथ इस टाइम मौजूदा हैं गोपाला कृष्ण जी, इनसे बातचीत करते हैं। गोपाला सर राम राम। सुबह मॉर्निंग न्यूज़ में आप जनता को क्या बताना चाहते हैं वो बताइए साहब। नमस्ते सर, नमस्ते। सबसे पहले मैं सबको यही कह रहा हूँ, जो हमारा 3 मार्च 2024 का जो हमारा एक पुकार है, एक आवाज़ है, जिसके जवाब की एक आवाज़ है, ये 1 साल से मेहनत करके ये आवाज़ पे हम आया हुआ है। हमने इसका मेमोरेंडम दिया है सरकार के पास और हमें तमाम प्रॉब्लम्स को सरकार के पास देने के बावजूद भी लेटेस्ट आपको मैंने एक बात कहना चाह रहा हूँ। एनएफयू करके एनएफयू के पीछे हम लोगों ने एक लेटर दिया था। आपको पता होना चाहिए पूरे देश में जितना भी पूर्व सैनिक जेएसयू जवान बैठा हुआ है और किसी न किसी संगठन में भी होगा, किसी राजनीतिक पार्टी में होगा, लेकिन हम आपको एक बात क्लियरली जंतर मंतर का जमीन से कहना चाह रहा हूँ। एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन करके जो अफसर कैडरों के लिए, अफसरों का जो कैटेगरी में उन्होंने एक मांग किया है, आईएएस आईपीएस और हमारा पीसीएस अधिकारियों में ये होता है, जो कि उनका जो भी एंट्री होने के बाद सभी को चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो उनको एक सुविधा दिया जाता है वो है एनएफयू, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जो उस रैंक तक वो पहुंचा नहीं है, लेकिन उनका उस रैंक का बेनिफिट पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मतलब सर्विस में वो पद पर नहीं पहुंचता है, वो किसी कारण इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिस्ट्रीज होता है, आप देखते हो हमारा जो उन्होंने संवैधानिक तरीका से चुनाव लड़कर जो वोट का बल पे वो नेता बनता है, मिनिस्टर बनता है, उन्हीं का अंडर में ये पीसीएस आईएएस अधिकारी काम करना पड़ता है। क्योंकि पीसीएस आईएएस अधिकारी बहुत कष्ट उठा के उन्होंने इस देश के समाज को सेवा करने के लिए आया हुआ है। उसका पढ़ाई भी सिविल सर्विस आप सुना है, ऐसी ही पढ़ाई करके वो उसमें सिलेक्शन होकर आने के बाद और किसी वोट के बल में कोई नेता या किसी के जो वोट बैंक का बदल इसमें उनको दबा सकता है। ऐसे उनको दबा देंगे तो बाबा भीमदेव अम्बेडकर ने बना के हमारा संवैधानिक तरीका से बना कर रखा हुआ जो कानून को तोड़ फोड़ोगे तो आम जनता को भी उसमें प्रभावित हो सकता है। ऐसे में किसी नेता या कोई मिनिस्टर अपना मतलब दबाव लगाकर इस अधिकारियों का चकनाचूर कर सकता है, किसी भी जगह पर चाहे तो उसका ट्रांसफर कर सकता है, परिवार का साथ में परेशान कर सकता है। लेकिन उनका मन में बेडर एक काम ये है, आप कुछ भी हमें करो, हम संवैधानिक तरीका से जनता का सेवा करेंगे और कुछ भी उसके पीछे कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो फिर वो उन्होंने कानूनी कार्रवाई जैसे मान लो अदालत का सहारा ले लेंगे। लेकिन जो हमारा देश उसके लिए ये कहता है, आप बेफिक्र सेवा करो, आपको चीफ सेक्रेटरी का पेंशन जरूर हम देंगे। तो उसको उनका मन के अंदर ये डर नहीं है हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो ये उनके कैडर के होता है। लेकिन हमारा सेना का जो वरिष्ठ अधिकारियों ने कई सालों से एक चलाकी तरीका से जो अपने लिए भी उनके लिए भी जो एनएफयू का मांग कर रहा है, एनएफयू उनके लिए मांग रहा है, तो वो ये कह रहा है जो आईएएस आईपीएस पीसीएस का तर्ज पर हमें भी एनएफयू चाहिए, जो कि हम भी सेना के अंदर लेफ्टिनेंट बनकर जाने के बाद 100 लेफ्टिनेंट अगर पासिंग आउट होके अगर सेना का विभिन्न अंग में पहुंच जाता है तो वहां से ब्रिगेडियर्स एंड अबव रैंक पे वैकेंसी कम होता है तो हमें आगे जनरल बनने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में आईएएस आईपीएस का जो तुलना के हिसाब से हमें भी एनएफयू दो, हमें जो लेफ्टिनेंट जनरल का पेंशन दो, इनका कहना यही है। तो ऐसे में सरकार के पास इसके ऊपर 2015 में दबाव लगाया था। आप सबको पता है, जनरल सतबीर सिंह साहब ने या हमारा एक मंच लगाकर हमको भी साथ में लेकर
जो आंदोलन किया OROP 100 दिन हो गया, अभी तक जवान को नहीं दिया। मेरा जवान, मेरा सिपाही, मेरा हवलदार, उनको ये पैसा मिलता है, उनका विडो को ये पैसा मिलता है। किसी भी अधिकारी ने किसी भी जगह पर आज तक खड़ा होके जो ये कभी नहीं बोला है मेरा अफसर को इतना मिला है, मेरा अफसर को इतना मिला है, हमको इतना मिला है, हमें कम मिला है, ये कभी वो नहीं बोलता। वो हमारा ही टेबल में कम बताता है। लेकिन हमारे साथ में क्या हुआ है ये आप OROP 1-2 लेने के बाद भी पता चला आपको। 6th CPC में भी आपको पता चला है, जो कि 6th CPC में ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर का एक रैंक लेकर आके डमी बना के रखा है, 20 साल हो चुका है, उसके ऊपर कोई भी एक नया पैसा नहीं है। और उसके बाद जो 7th CPC जब आया, आप लोगों ने खुद ही देखा, उसके अंदर फिटमैन फैक्ट के ऊपर जमीन आसमान का फर्क करके रख दी। और जितना भी जोकिंग अलाउंस वगैरह जितना भी होता है वो बराबर का हाथ को माना जाता है। यूरोपियन देशों में भी वही है, तो उसी के ऊपर भी इन्होंने जमीन आसमान का फर्क बना कर रख दी। और इसके बाद हमारा जो भारतीय सेना सबसे बहुत बड़ा सेना का श्रेणी में आ चुका है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो सेना का नाम लेके सेना के लिए जो कुछ किया है उसके बारे में बार बार बोलता है। लेकिन सेना गुलाम है जो कई सालों से, तो ये गुलामी से बाहर आना चाह रहा है हम, लेकिन हमें गुलामी से बाहर नहीं करेंगे करके हमारे अफसरों ने अपना जगह पर जो अपना एक तरीका बना कर रखा है। जो मौजूदा कानून जो सेना में जो बना कर रखा है, जो ब्रिटिश वाला ने बनाया है, वो अच्छा कानून है करके भी वो बोल रहा है सरकार को। तो ये बात यही हो गया। NFU अगर देने वाला बात आ गया तो उनको NFU दे रहा है, तो वैसे उनका कोई किसी का दबाव नहीं है। उनको हमारा सेना का अधिकारी को कोई सरकार को कोई मंत्री का कोई किसी का दबाव नहीं है, वो अपना काम कर ही रहा है। लेकिन वो IAS IPS का तुलना में मांग रहा है, तो उनके लिए ये बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, जो कि एक खजाना लूटने वाला बात है। खजाना तो उन्होंने कई बार लूटा है, उसका ऊपर जो सीजर रिपोर्ट भी उसके निकल के आया। जंतर मंतर पर हम बैठने के बाद आपने देखा है, जो 40% डिसेबिलिटी पेंशन 40% अफसरों ने फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन लिया है करके उसका इंक्वायरी चला, सरकार ने उसके ऊपर भी केजी चलाया है। हमारा जवान का साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, तभी भी हमारा अफसर चिल्ला रहा था, लेकिन गलती तो उन्होंने किया। तो सरकार के पास जो CAG रिपोर्ट है उसके ऊपर जो CAG रिपोर्ट के हिसाब से काम किया है, तो आपने ये देखा है। बाकी हमारा जो हम जितना भी यहाँ पर हम लोगों ने जो बैनर लगाए थे, आपने पहले से देखा था, वो बैनर कल भी हमने WhatsApp ग्रुपों में डाला था। हमारा भेदभाव का साथ में, सेवादारी के साथ में, ठीक है, और मेडलों को खाने के पीछे, ये सब आपने देखा है। जिसको जो हक है उनको मिलता नहीं, क्योंकि एक तानाशाही रवैया सेना के अंदर पहले से चल रहा था। ब्रिटिश का टाइम से बना हुआ जो आर्मी कानून लागू होने की वजह से हम उसको ऊपर आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो इसी जैसा भी सेना के अंदर हो रहा है। अब वो NFU लेने के बाद क्या होगा, अब उनका मन में ये आएगा, अगर हम किसी जवान का साथ में, JCO का साथ में, किसी के साथ में कोई अन्याय करेंगे तो फिर हमें क्या करना है, हमको तो मेजर जनरल का, लेफ्टिनेंट जनरल का पेंशन मिल जाएंगे। उनका मन में ये एक बात आ जाएगा। तो हमें वैसे ही हमको दबा कर रखा है। सेना के अंदर भ्रष्टाचार तो ऐसे ऊपर है। अब सेना के अंदर कुछ भी बात होता है उसका इंक्वायरी भी जो वही सेना का अधिकारी द्वारा करता है, ये भी मिटना चाहिए। ये सेना के अंदर कोई भी बात आ गया तो CBI लगा के उसको जांच करना चाहिए, तभी तो उसका सच्चाई पता चलेंगे। तो मेरा कहना यही है, NFU हमारा अफसर को सबसे पहले देना नहीं चाहिए, उनके लिए वो ऑथराइज नहीं है। अगर मान लो भारत सरकार ने अगर उसको देना चाहता है तो हमें कोई ऐतराज भी नहीं है, सरकार का पैसा है, लेकिन हमें भी देना ना, हमको भी चाहिए। जो कि हमारा सिपाही भी 100 सिपाही सेना के अंदर चले जाने से उसी में से 90 सिपाही जो 37 का उम्र में, 35 का उम्र में, जो 17 साल का या 15 साल का नौकरी करके सेना छोड़ना पड़ता है। बहुत कठिन के साथ में 17 साल का नौकरी किया है, बहुत उसका छोटे उम्र में कष्ट उठाना पड़ता है। उसके बाद वो बाहर आने के बावजूद भी उनको पुनर्वास के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर जो भी जगह बना कर रखा है उन पर उनको नौकरी भी नहीं मिल रहा है, और वो एक कर्जदार बन के निकल कर आ रहा है। कंपटीशन के नाम पर कर्जदार, अपना घर पे अगर घरेलू काम में एजुकेशन लोन हो या नहीं हाउसिंग लोन हो, वो भी लेके कर्जदार, वो EMI काटे रहता है, वो टेंशन में रहता है। तो उनका भी एक सपना था, सिपाही बन के सेना के अंदर जाते टाइम पर मुझे भी सूबेदार मेजर बनना है। तो उनको सूबेदार मेजर बनने का जो कामयाब इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर नायक, हवलदार और सूबेदार मेजर का जो रैंक जो है वो केवल 10% के अंदर आता है। तो 10% भी एक बनना सभी के लिए मुश्किल है। तो ऐसे में जो सिपाही को भी जो NFU है मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, NFU के नाम पर मिलना चाहिए। तो हमने ये किया है। ये जो हमने इसके साथ में ये भी मैं बताना चाहता हूँ
हमारा देश में बहुत देशीय संगठन है, 5 देशीय संगठन हैं जो हमारा सरकार के सामने बैठ के जवानों का मांग करने के लिए अफसरों के साथ में बैठ के काम करने वाला देशी संगठन होता है। उनका रजिस्ट्रेशन और डिफेंस मिनिस्ट्री से उसका रजिस्ट्रेशन है, हम मानता हूँ इसी से। लेकिन उन्होंने जो किसी ना किसी तरीके से हमारा एनएफयू को बात हो या किसी का बात हो, जो अफसरों के लिए जो एक्स्ट्रा मिला है हमारे लिए भेदभाव करके उन्होंने एक्स्ट्रा लिया। हम परसेंटेज के ऊपर आता है, हम अफसरों का पेमेंट के ऊपर, उनका साख सुविधा के ऊपर हम नहीं आ रहा है। देखो 7th CPC में सबको पता है अफसरों का जो फ्री राशन को बंद किया गया। उसका बाद उन्होंने जो उसको लड़के वो लिया 2019 में, जैसे जो हमारा 7th CPC लागू हुआ है 2016 में, जो 2016 में जो लागू करते टाइम पर अफसरों का फ्री राशन को बंद किया है पहले से, उनको जो फ्री राशन मिल रहा था। उसी के पीछे माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर एक एक्टिव जो अफसर जो एक कर्नल था वो केस भी डाला था। उसके बाद 2019 का जो चुनाव आया था, इसी जैसा अभी अब 2024 के चुनाव का उस दरवाजे में हम खड़े हैं, इसी जैसा 2019 के जो चुनाव का दरवाजा में इसी के ऊपर समझौता हुआ। उसके बाद जैसे ही 2019 में हमारा जो सरकार बना, उसी टाइम पर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दिया जो अफसरों का फ्री राशन ओके कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने अपना मांग कैसे कर रहा है और मांग लेने का तरीका क्या कर रहा है। तो अभी भी 2024 अब ये भी चुनाव आ रहा है, हमें पता चला न्याय यात्रा निकाल दी। आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, क्लियर इस बात को सुनना है, जो कि इसी जंतर मंतर से, इसी जमीन से हमारे लिए अपना एक फेडरेशन हमने बनाया, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन नाम पर जो बनाया था। उस फेडरेशन बनने के पहले भी हमारे पास अफसर आए थे, हमारे को साथ में लेने के लिए, उनका भी समर्थन लेने के लिए बोला, हमने मना किया। उसके बाद वो जाने के बाद जिससे हमारा फेडरेशन बना, फेडरेशन में हमने जल्दी बनाया था। आपको सबको पता है 3 अप्रैल का हमारा पुकार का जो भीड़ देखकर जो सरकार और हमारा अफसरों में खलबली मचा था, जवान जेसीओ हमसे छूट के जा रहा है, ये ऑल इंडिया लेवल में उन्होंने देखा। ऐसे में FA जो बनाने वाला बात है वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 1 हफ्ते के अंदर बनाया है, वो है 9 अप्रैल। इसलिए उसको छोटा समय निकाला, जल्दी से जल्दी बनाया। तब तक वो उन्होंने क्या बोल दिया, अफसरों ने अपना जो समर्थन लेकर आया तो हम लोगों ने उनको यहाँ से गेट आउट कर दिया। ऐसे में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, वैसे ही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक संगठन है जेसीओ जवान का, बिना पॉलिटिकल और बिना अफसर का एंट्री करते हुए एक ही संगठन बना हुआ है, वही ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। जितना भी बैनर उन्होंने जो बनाया है वो उसी जैसा बैनर आज भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में कोई भी संगठन बना नहीं पाया। हमने सरकार को जो संवैधानिक तरीके से बैनर बना के दिखाया है, कोई झूठ नहीं है उस बैनर में, इसलिए सरकार हमको टांगने के लिए भी हम परमिशन देता है, हमको यहाँ बैठने के लिए परमिशन देता है, तो हमने उसको यूज किया है। तो ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर इन्होंने एक आरोप लगाया। तुरंत जिस संगठन हर जगह से आना चाह रहा है, तो उसमें भी अफसर हेड संगठन है जो रक्षा अधिकारी के नाम पर चुपके से अफसर बैठा हुआ है संगठन के अंदर, तो उन्होंने उनको बोला सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल लेवल में आगे बढ़ने के लिए इसका पूरा पद ले लेंगे, तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेंगे, तुम लोग बेवकूफ बन के जंतर मंतर की तरफ मत जाओ। ये मैसेज हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को पता चला, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक निर्णय लिया, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो जेसीओ जवान का बन रहा है उसमें सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई पद नहीं लेगी। इसी की वजह से हमने उसका पद अटवा कमेटी में हमने अर्जुन सिंह राठौर को ताज पहनाया। उसका बाद सबको पता है 2-3 महीने के अंदर चुनाव होंगे और रजिस्ट्रेशन होंगे, ये सब काम उसके ऊपर अटवा कमेटी में चलता है। लेकिन उस टाइम पर अच्छी एक निर्णय आगे लेकर आएंगे, लेकिन तब तक जिसको ऊपर ताज पहना कर रखा है वहां पर एक षड्यंत्र शुरू हो गया। वो षड्यंत्र का टीम ये है, आप पहले देखो अर्जुन सिंह राठौर साहब है, अर्जुन सिंह राठौर साहब को हम लोगों ने ताज पहनाया है। तो आखिरी में आप देखो लोकेंद्र सिंह साहब है, यूट्यूबर है, इनको भी आपने, लोकप्रिय यूट्यूबर है ये, इनका भी आपने बिल्ले बिल्ले का बहुत बातें आपने देखा होगा। तो ये जो जंतर मंतर के अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई भी मैसेज इनका जो यूट्यूब चैनल में आपको कभी भी पहले देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि इस आंदोलन शुरू होने के बावजूद भी जो आपको देखने के लिए नहीं मिला।
लेकिन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो संगठन जो है, उन्होंने यहाँ पर 12 मार्च के एक प्रोग्राम रखा। हमें तोड़ने के लिए उन्होंने दूसरा तरीका से किया था, जो कि हमारे से अलग करके, जो कि अलग होना उनको राजनीति दल से उनसे मतलब है, तो उन्होंने रखा था। उसका 2 दिन पहले इनका एक वीडियो निकल के आया, वो चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली। आपको इनका यूट्यूब के अंदर घुसने से पता चलेगा। आप उसके अंदर अभी यूट्यूब के अंदर घुसेंगे, उनको व्यूज और बढ़ेंगे, उसको तो फायदा ही है, लेकिन फिर भी उसको देखना पता चलेंगे। चलो दिल्ली का जो नारा लगा के उसने ये कर दिया। लेकिन हमने जंतर मंतर बैठा था, जो आपको पता है, जो अपना बीबीसी हिंदी ने जो हमारा जो एजिटेशन को, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एजिटेशन को उन्होंने टेलीकास्ट करके बाहर डाल दिया। जैसे ये न्यूज़ देखा, जो लोकेंद्र सिंह साहब ने अपना घर से अपना वो जो यूट्यूब का जो पूरा एक्सेसरीज लेके, सारा इक्विपमेंट लेके, सारा हथियार लेके भाग के जंतर मंतर पे आके खड़ा हो गया, जो 14 मार्च को। उसके बाद इन्होंने सीधा वहां से सबसे पहले इसके अंदर का आंदोलन को सबसे शुरू से लेकर गया था बागपत वाला। हमारे कैप्टन साहब थे, राजेंद्र साहब थे, ये बागपत का ही सहयोग बहुत था इसके अंदर। इसको जो शुरू में इस जगह पर उन्होंने आया, इन्होंने बागपत पहुंच गया, उसका अंदर जाके उनके अंदर घुस के उसका स्पोक पर्सन बना। जैसे वो स्पोक पर्सन बना, उसको भी चकनाचूर कर दिया, देश के सामने उनका आईना को नीचा दिखा दिया। बहुत अच्छे एक संगठन थे वो। लेकिन जंतर मंतर में हमारा आंदोलन आज भी चल रहा है। हमने जो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एनएफयू का बात बता रहा हूँ। एनएफयू का कागज हम सरकार को दिया है, रिसीव किया है। उस कागज आप जो आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा चैनल से आप उसको दिखा दीजिए। उसमें हम जो भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का मोहर लगा हुआ है उसके अंदर, वो उस जगह पर मान लो इन्होंने एक जगह पर न्याय यात्रा लगाकर जो षड्यंत्र वीरांगना, षड्यंत्र मतलब जो बोलता है ना, दिगंज वीरांगना षड्यंत्र महासंघ बनाया हुआ है, फेडरेशन को फेक फेडरेशन बनाया हुआ है। ये सब आपको पता है ये किस लिए बनाया हुआ है। आज उन्होंने सभी ने मिलके जो भी षड्यंत्र वीरांगना महासंघ जो बनाया है, उसी के अंदर आपने जाके देखेंगे तो आपको पता है आईवीओ उसके अंदर है, वेटरन्स ऑफ इंडिया उसके अंदर है, मतलब जनरल वैक्सी साहब उसके अंदर है, जनरल वीके सिंह साहब उसके अंदर है, जो आरपीएस भदौरिया साहब उसके अंदर है, सब अफसर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल है, बड़े बड़ा अफसर है। ये सभी का एक संगठन बनाया हुआ है, षड्यंत्र वीरांगना महासंघ बन के जो रखा हुआ है। वो न्याय यात्रा निकाला 11 तारीख से 18 तारीख तक, आपको ये भी पता है। उस न्याय यात्रा में यही एनएफयू का मांग था, तो एनएफयू के लिए हमने एक लेटर दे दिया, हमको भी चाहिए करके। तो इसका मतलब यही होता है, अब सरकार के सामने क्या होता है, जो दे दो, किसी ने जो मांग लिया है इसको दे दो, और किसी ने उसको ऊपर कोई टांग अड़ाने के लिए खड़ा नहीं है ना। लेकिन हमारा भी पहुंच गया, तो अभी सरकार क्या करेगी, एक कमेटी बनाना पड़ेगा, कमेटी निर्णय लेंगे। अब कमेटी में जरूर हमने एप्लीकेशन दिया है, हमको बुलाना पड़ेगा, तो हम बैठेंगे, अपना स्टार्ट रखेंगे। उनको देना तो दे दो, हमारे सिपाही को भी दे दो, हमारा मांग इतना ही होगा, लेकिन हमने दे दिया है। इसीलिए अभी तक देशीय संगठन 5 होते हुए भी, हमारा देश में इतना संगठन होते हुए भी किसी का भी दिमाग में ये नहीं आया एनएफयू को मांग कर रहा है तो एक मांग पत्र अपना जीएसयू जवान के लिए करे, किसी ने नहीं किया। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने किया है। अब जंतर मंतर पे आंदोलन अभी भी चल रहा है। वो हमने हमारा 1 साल पूरा होने वाला डेट में हमने वो मेमोरेंडम दिया, जो हमारा 1 साल पूरा होने वाला उसी डेट में उस मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम देने के लिए हमको जाना था, 144 धारा लगने की वजह से जाट धर्मशाला का बाहरी पुलिस ने हमको घेर ली, गिरफ्तार कर ली, लेकिन फिर भी हमने जो उनको हैंड ओवर किया है। यही है मेरा मैसेज आज का। मैं फिर बता रहा हूँ, 3 मार्च 2024 उस दिन हमारा ऐतिहासिक दिन है, जेएसयू जवान का ऐतिहासिक दिन है। अगर आप लोग अपना घरों में बैठता है, जितना हो सकता है आप लोग बढ़ चढ़कर जंतर मंतर की तरफ आइए, जो कि इसके बाद आचार संहिता लग जाएंगे, उसके बाद चुनाव आयोग का रूलिंग शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमको जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा एजुकेशन जारी रहेंगे। अगर आप बता रहे हो ये जो हमारा जो बैनर को खोल के घर चले जाएगा, तो सारे प्रॉब्लम्स क्लियर है, हमको अच्छी तरह पता है। तो इसको बैनर को खोलना है या रहना है, आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद। जय हिंद।